जो बच्चे लेट लतीफ हैं अभी तक आ गए हैं, शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। बच्चों रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का क्या मतलब होता है? जिसे हिंदी में हम अनुपात कह देते हैं। इस अनुपात का बेसिकली मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच का रिश्ता। ठीक है, दो नंबर्स के बीच का रिश्ता, जैसे कि मान लो परसेंटेज है, मान लो हम दो नंबर्स हैं, मान लो किसी की एक पर्सन की सैलरी है मान लो 20,000 रुपए, दूसरे पर्सन की सैलरी है 15,000 रुपए। ठीक है, ये ए है ये बी है। एक तो इन दोनों के बीच में रिश्ता एस्टैब्लिश करने का तरीका होता है कि हम बोल दें कि भाई इसकी सैलरी, ए की सैलरी बी की सैलरी से 5,000 ज्यादा है और 5,000 15,000 का 33.33% होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए की सैलरी जो है वो 33.33% ज्यादा है बी की सैलरी से। वो परसेंटेज भी एक तरह का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, रिश्ता होता है जो हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिससे हम दो नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये टॉपिक जो है, रेशियो जो है ये भी एक तरह का रिश्ता होता है, एक तरह का रिलेशनशिप होता है कि भाई इन दोनों नंबर्स के बीच में जो इनकी रेशियो है वो 4:5 है, 4:3 है। हम ये बोल सकते हैं, हम ये बता सकते हैं। इस रेशियो की वजह से हमें पता लगता है कि एक नंबर दूसरे नंबर का कितना गुना है, कितना टाइम्स है, ये हमें पता लगता है। अब रेशियो हमेशा दो सेम चीजों की निकाली जाती है, ये हमेशा ध्यान रखना। आपको कोई बोले कि 4 किलोमीटर पर आवर की रेशियो आप निकालो 4 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर पर आवर के साथ, तो आप बोल सकते हो कि सर ये रेशियो 4:9 आएगी। पर अगर आपको कोई बोले कि 7 लीटर्स के साथ आप 35 किलोमीटर की रेशियो बताओ, तो कई बच्चे कहते हैं सर 1:5, बट ये गलत है। आपको सेम एंटिटीज के साथ ही आप रेशियो निकाल सकते हो, अलग अलग के साथ कभी नहीं निकलती। तो ये तो ठीक है, ये गलत है, ये ध्यान रखना, सेम होनी चाहिए एंटिटी। कंपैरिजन हमेशा सेम के बीच में होता है। आपको कोई बोले कि +17 और -34 की रेशियो बताओ, या -18 और +54 की रेशियो बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे आप 1:2, किसका? माइनस का। और इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे माइनस का 1:3, ऐसा बोलेंगे। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों 1:2 ही कहलाएगा और ये 1:3 ही कहलाएगा। क्योंकि जो रेशियो होती है ना, रेशियो इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, नॉट साइन। रेशियो मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट है, मतलब आप 17 और 34 की रेशियो निकालोगे 1:2 आएगी। साइंस का कोई लेना देना नहीं होता रेशियो में। ठीक है, रेशियो एक कॉन्सेप्ट है मैग्नीट्यूड का, ना कि साइंस का। कोई साइन नहीं लग सकता। वैसे यहाँ पे भी सेम एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप जो होता है उसे रेशियो कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके सामने कुछ एक प्रॉपर्टी है रेशियो की, कि अगर आपको मैं बोलूं देयर इज अ रेशियो, एक रेशियो है, एक अनुपात है बिटवीन टू नंबर्स A:B, A:B कहीं लिखा हुआ है, तो अगर आप दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ आप x से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ आप y से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो रेशियो कभी नहीं बदलती अगर आप दोनों तरफ सेम चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो। जैसे कि यहां पे आपने n से किया तो n से ही किया, दूसरी तरफ m से किया तो इधर भी m से किया, इधर x से डिवाइड किया तो भी इधर भी x से किया, इधर y से डिवाइड किया तो इधर भी y से किया। ये सारे सेम है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर सेम। इवन अगर आप किसी फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करते हो, कोई रेशियो है A:B, और अगर आप m/n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब भी ये रेशियो सेम रहेगी, सेम कहलाएगी। ठीक है, ये रेशियो तब भी सेम मानी जाएगी। ठीक है, ये 2 से 3 बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं अभी तक जो बताया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है उसमें अभी तक जो बताया? बहुत ही स्मूथ, बहुत ही फोकस के साथ, मजेदार अंदाज से। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगली चीज समझने वाली, कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं जो आपको मैं बता रहा हूं जो पता होनी चाहिए। ठीक है,
कई बार मतलब आपका मेंस पेपर में ऐसे ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं, तो हम हर चीज के लिए तैयार रहेंगे। मान लो वी हैव अ रेशियो between two numbers जो कि है a:b, देन इट्स, अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालनी हो, इसकी ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालनी हो, तो वो क्या होगी? अगर आपको बोला जाए कि ये a:b दो नंबर्स हैं और उनके बीच की रेशियो है a:b, तो उनकी डुप्लीकेट रेशियो होगी a²:b², और उसकी ट्रिप्लीकेट रेशियो होगी a³ b³। ठीक है जी। अगली चीज अगर आपसे पूछी जाए इन रेशियोज की सब डुप्लीकेट रेशियो, या फिर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो वो होगी √a एंड √b, यहां होगी √a एंड √b। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, ये मतलब काम आ सकती है कहीं पे। मान लो आपको अच्छा वाला मेंस में एक पूरा क्वेश्चन आ रहा हो जिसमें लास्ट में रेशियो कैलकुलेट करने के बजाय आपसे पूछा जा रहा हो कि कैलकुलेट द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दीस टू नंबर्स, या ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दीस टू नंबर्स, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दीस टू नंबर्स, इस टाइप से कुछ पूछा हो तो पता तो होना चाहिए ना क्या आएगा, पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अब अगली चीज, कई बार हम क्या करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में हमारे सामने आता है दो रेशियोज को बराबर करना या दो नंबर्स को बराबर करना, कई सारी चीजें हमारे सामने इस तरीके की आएंगी। तो एक गोल्डन रूल सीखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, दो चीजें सीखते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, इसको गोल्डन रूल ही लिख लो। गोल्डन रूल नंबर 1, यू कैन नॉट add or subtract two ratios until and unless you establish a relationship between them. For example, if ratio of incomes of A and B is 7:4 and that of expenditures is 3:2, then the ratio of savings will be देखो क्या गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल नंबर 1 कहता है कि यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट टू रेशियोज, आप दो अलग अलग रेशियो को ना जोड़ या घटा नहीं सकते। मान लो आपको एक रेशियो दी हुई है इनकम की, किसी इंसान की इनकम की रेशियो है 7:4, दो लोग हैं ए और बी, और उनकी इनकम की रेशियो, उनकी कमाई की रेशियो, उनकी आय की रेशियो 7:4 है, और उन्हीं दोनों के एक्सपेंडिचर्स की रेशियो, उनके खर्च की रेशियो आपको दी हुई है 3:2। आप सब जानते हो कि आय को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, खर्च या फिर जमा, या तो एक्सपेंडिचर होता है या सेविंग्स होती है उसकी। ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर मैं इनकम में से सेविंग घटा दूंगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूंगा, तो मुझे सेविंग मिल जानी चाहिए। तो ऐसा है कि अगर आपको कोई बोले कि इनकम की रेशियो 7:4 है, एक्सपेंडिचर की रेशियो 3:2 है, आप कहते हो जी मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूं, 7 में से 3 घटा दूं 4 आ जाएगा, 4 में से 2 घटा दूं 2 आ जाएगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, इट्स रॉन्ग। पर कब तक रॉन्ग है ये रॉन्ग है जब तक हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। जैसे या तो वो बोल दे कि ए 40% सेव करता है तो 60% खर्च करता होगा, तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर की रेशियो मिल गई। मतलब
इन दोनों की आपस में, ए और बी की आपस में रिलेशनशिप मिल गया दोनों रेशियोज का, कि उन दोनों रेशियोज में आपस में क्या लिंक है वो पता लग गया। तो जब हम वो रेशियो में लिंक एस्टैब्लिश कर देंगे, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देंगे, तभी हम उनको ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गोल्डन रूल नंबर 1 है, इसको बहुत अप्लाई करेंगे हम तो बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। उसके बाद गोल्डन रूल नंबर 2, you are allowed to multiply or divide two ratios without any relationship between them, but the product and the division should be logical। कह रहे कि आप दो अलग अलग रेशियोज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो बिना किसी रिलेशनशिप के उनके बीच में, बट वो लॉजिकल होना चाहिए। आपको मैं रिमाइंड कराता हूं, देखो हम जब पढ़ रहे थे, हमने जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, और हमें क्वेश्चन में ना कंजम्पशन की रेशियो निकालनी थी, याद है? भूल तो नहीं गए? लास्ट के सवाल ही थे वो, कंजम्पशन की रेशियो निकालनी थी। तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि आप एक्सपेंडिचर की रेशियो को प्राइस की रेशियो से डिवाइड कर दो सीधा सीधा। क्या हमने कोई रिलेशन एस्टैब्लिश किया था? नहीं, बट वो लॉजिकल था क्योंकि वो फॉर्मुला में बैठ रहा था, तो लॉजिकल था, इसलिए हमने डिवाइड किया, बट कोई जरूरत नहीं है रिलेशन एस्टैब्लिश करने की। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमको रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में ऐसी कोई रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, बस लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल होना चाहिए, किसी फॉर्मूले में आना चाहिए वो। क्या अभी तक की दोनों बातें क्लियर है? क्या ये दोनों बातें क्लियर है सबको? चलो बहुत शानदार। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? टॉपिक में थोड़ी क्लैरिटी फील हो रही है? सर आपकी हैंड राइटिंग अच्छा ठीक है क्या? हैंड राइटिंग ठीक है क्या? समझ आ रही है? लेजिबल है? चलो अब सर सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनो फोकस के साथ। ये बात तो हो गई। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखना है अभी हमने, रेशियो मर्ज करने का। बहुत ही सिंपल से शुरुआत करते हैं। इफ A is to B is 3:4 and B is to C is 4:7, then find A is to B is to C and C is to B is to A। बहुत ही सिंपल से शुरुआत करिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल से शुरुआत करिए। देखो अब अपने को पता है कि A और B की रेशियो 3:4 है, B और C की रेशियो 4:7 है। अब हम इनको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखो इन दोनों में कॉमन कड़ी क्या है, क्या चीज है जो कॉमन है। बिना कुछ कॉमन के हम कनेक्ट नहीं कर सकते, कुछ कॉमन तो होना चाहिए। तो कॉमन है B, और जो B की वैल्यू है वो दोनों जगह सेम होनी चाहिए भाई, वो एक ही एंटिटी है ना, B अलग अलग थोड़ी है। तो एक इंसान है, एक वैल्यू है, तो वो दोनों जगह पे सेम होनी चाहिए। तो B की वैल्यू दोनों जगह सेम है क्या? मैंने कहा जी सेम है। सेम है तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट। ए बी सी की रेशियो क्या आ जाएगी? 3 A की वैल्यू है, 4 B की वैल्यू है, और C यहाँ पे C की वैल्यू 7 है, तो 3:4:7 आ गई वैल्यू। मान लो C B A निकालना हो, C:B:A निकालना हो, ठीक है। C की वैल्यू 7 है, B की वैल्यू 4 है, और A की वैल्यू 3 है, तो 7:4:3 आ गई वैल्यू। ABC की रेशियो है 3:4:7, CBA की रेशियो है 7:4:3। ठीक है जी, ये सारी की सारी बातें हमें क्लियर है बहुत अच्छे से। चलो ये तो बहुत ही बेसिक सा था। उसके बाद अगला कह रहा है इफ A and B is 4:9 and B and C is equal to 3:5, find A:B:C। बताना जरा।
आसान है ना ये तो यार, फटाफट से बताते जाओ, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये हमने देखा, ये तो था। उसके बाद हमने देखा यार ये ए और बी की रेशियो क्या है, 4:9 है। बी और सी की रेशियो क्या है, 3:5 है। अब यार हमने देखा, इनको लिंक तो कर दे हम। सबसे पहले इनमें ऐसी कौन सा कॉमन चीज है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ने वाली कड़ी क्या है इन दोनों में, बी है। चलो ठीक है, ये तो फाइनल हो गया। अब बी इन दोनों में बराबर होना चाहिए ना यार, एक में 9 है एक में 3 है, इन दोनों को बराबर बना लो। अब या तो 9 को 3 बना लो या 3 को 9 बना लो। 9 को 3 बनाने के लिए डिवीजन करना पड़ेगा, 3 से, 4 को 3 से डिवाइड करूंगा फ्रैक्शन बनेगी यार, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करें, फिर ऐसे करते हैं 3 को 9 बना लेते हैं। 3 को 9 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। पर बच्चों एक तरफ नहीं मल्टीप्लाई करना, एक तरफ मल्टीप्लाई करने से रेशियो बदल जाती है। मैंने क्या सिखाया शुरू में, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, रेशियो में कोई फर्क नहीं होता। सिखाया था ना मैंने शुरू में कि अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो में कोई फर्क नहीं आता, कोई भी इशू नहीं आता, सब सेम रहता है। देखो बताया था ना मैंने, आप एन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ मर्जी करो, दोबारा दोनों तरफ करो, रेशियो नहीं बदलनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, 3 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो बी और सी की नई वैल्यूज क्या बन गई, बी और सी की नई वैल्यूज बन गई 9 और 15। अब जरा इनको देखो, ए और बी, बी और सी। अब हमें दिख रहा है बी कॉमन है दोनों में और बी सेम भी बना दिया हमने, तो बस ठीक है, यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए था हमें। मर्ज कर दो, a is to b is to c, क्या बन जाएगा, a is to b is to c बन जाएगा। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू 15 है। तो 4 9 15, ये आपके सामने आ गई नई वाली रेशो, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल। एक और देख लेते हैं एक बार, b is to c is 7:9 and a is to b is 5:4. Find c is to a is to b। ठीक है जी, अब आपने देखा कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इनको लिंक करना है। एक तरफ तो a b की रेशियो है 5:4 और b और c की रेशियो है 7:9। हमने देखा इसमें इसमें और इसमें लिंक कहां से पैदा हो रहा है, कोई लिंकेज है, कुछ कॉमन है क्या बीच में। हाँ जी, मैंने देखा b है ना कॉमन, b है जो इन दोनों को जोड़ेगा, इन दोनों रेशियोज को जोड़ेगा, जो इनके बीच में रिश्ता बनाएगा, जो हमने बनाना है। पर इन दोनों को सेम होना चाहिए रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए। 4 और 7 को सेम बनाने का क्या मतलब है, 4 और 7 को सेम बनाना है, दोनों का 4 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 28 होता है। दोनों को 28 बना दो, 4 और 7 को, 4 और 7 को 28 बना दो, मतलब 4 को कर दो 7 से मल्टीप्लाई, 7 को कर दो 4 से मल्टीप्लाई। ठीक बात है, इसको कर दो 7 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई। अगर आपने 7 को 4 से किया तो 9 को भी 4 से करना पड़ेगा, इधर 4 को 7 से किया तो 5 को भी 7 से करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। तो यहां पे वैल्यू आई 35, यहां पे वैल्यू आई 28, यहां पे वैल्यू आई 28, यहां पे वैल्यू आई 36। तो हमने देखा कि यहां पे ए बी सी की क्या क्या वैल्यूज आ गई, ए बी सी की वैल्यूज आ गई, 35 आ गई ए की, बी की आ गई 28 और सी की आ गई 36। हमने किसकी बतानी है, सी ए बी की, तो सी है 36, ए है 35 और बी है 28। तो ये आ गई 36 35 एंड 28, ये आपका इनके बीच में रिलेशनशिप और इनकी रेशियो आ गई हमारे पास। अब एक और अप्रोच सीखेंगे हम, इसी का एक और अप्रोच सीखेंगे हम, इसी टाइप में ना एक और अप्रोच सीखेंगे। ये जो तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन था ना, इसको अब एक अलग अंदाज से बना के दिखाता हूं आपको मैं, जो 4 वाले या 5 वाले केस में काम आएगा। कैसे, अब मान लो एबीसी की रेशियो निकालनी है, ए और बी की रेशियो क्या आई है अपने पास, क्या दी हुई है ए और बी की रेशियो, 5:4 दी हुई है, 5:4 दी हुई है। और बी और सी की रेशियो क्या दी हुई है, 7:9 दी हुई है। ठीक है, अब अपने पास में कुछ खाली प्लेसेस हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये प्लेस खाली हो गया, एक ये प्लेस खाली हो गया, ये खाली जगह है, इन खाली जगहों को भरना है। ठीक है, जो खालीपन है ना उसको भरना है। तो इधर इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में आएगा जो इसके पड़ोस में लिखा होगा, इस बॉक्स में क्या आएगा, जो इसके पड़ोस में लिखा होगा। ठीक है, तो इसके पड़ोस में 4 लिखा होगा तो यहां लिख दिया हमने। इस बॉक्स में क्या आएगा, जो इसके पड़ोस में लिखा होगा, इसके पड़ोस में 7 लिखा होगा तो यहां 7 आ गया। ठीक है, ऐसा लिख देने के बाद आप इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 35, ये बन गया 28 और ये बन गया 36। 35 28 एंड 36 बन गया, ये आपके सामने है। अब उसको सी ए बी के फॉर्मेट में लिख दो, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। एक और देखते हैं इसी तरीके से, क्या मान लो ए और बी की रेशियो आपको दी हुई है,
कि ए और बी की रेशो है 7:11 और B/C की रेशो है 9:4। तो मान लो आपने ए बी सी की रेशो निकालनी हो, या बी सी ए की या सी बी ए की, कुछ भी हो, ऐसे निकाल लो, फिर वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ 7:11 आई हुई है वैल्यू, और यहाँ पे 9:4 आई हुई है वैल्यू। ठीक है, तो आपने देखा अपने पास कुछ खाली प्लेसेस हैं, एक खाली प्लेस यहाँ पे, एक खाली प्लेस यहाँ पे। तो खाली जगहों को भरना है। इसके पड़ोस में क्या लिखा हुआ है, इसके पड़ोस में 11 लिखा हुआ है, तो 11 लिख दो, और यहाँ पे 9 लिखा जाएगा, यहाँ पे 9 लिखा जाएगा, क्योंकि इसके पड़ोस पे 9 लिखा हुआ है। तो हमने क्या कर दिया, वर्टिकली फिर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 63, 99, 44, ये आपकी रेशो आ गई। अब इस वाले मेथड का फायदा पता है कहां मिलेगा, जब हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स, मतलब बड़े बड़े कहना नहीं, मतलब 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा लिंक आएंगे। जैसे कि ये देखो, A/B की रेशो है 4:9, B और C की रेशो है 3:8, और C/D की रेशो भी है 5:7। तो आपने बताना है A/B/C/D की, ये बतानी है। तो यहां पे हमने देखा भाई A B C D की बात हो रही है। A और B क्या है, 4:9 है, B और C क्या है, 3:8 है, और C/D क्या है, 5:7 है। तो यहाँ पे 4:9, 3:8, 5:7। तो ये एक बॉक्स आएगा यहाँ पे, ये एक बॉक्स आएगा यहाँ पे, ये एक बॉक्स, इधर भी एक बॉक्स, यहाँ पे भी एक बॉक्स, और यहाँ पे भी एक बॉक्स। ये खाली जगह है ना, ये सारी खाली जगह, हमने खाली जगह भर दी, खाली जगह भर दी गई है। खालीपन यहाँ पे क्या आएगा, देखो इधर देखो, ये 2 बॉक्सेस हैं, इन 2 बॉक्सेस के साथ में कौन सा नंबर है, 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिया। इस बॉक्स के साथ कौन सा नंबर है, 8, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इस बॉक्स के साथ 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। इस बॉक्स के साथ क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया। इन दोनों बॉक्सेस के साथ क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिया। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, 60 आ गई यहाँ पे वैल्यू, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, 135 आ गई वैल्यू, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, 360 आ गई वैल्यू। वर्टिकली मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 554, 56 एंड 9, नहीं, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, 450 प्लस 54, 494। तो ये आपकी रेशो बन जाएगी जब आप इसको मर्ज करेंगे। ठीक है, जब आप इसको मर्ज करेंगे तो ये आपकी रेशो बन जाने वाली है। क्या हो गया, मैंने कुछ गलत लिखा क्या, अच्छा 54, 504 आएगा, कि सॉरी। ठीक है जी, तो ये सबको समझ में आया कि नहीं, ये बताएंगे पहले सारे के सारे बच्चे। सर इनको डिवाइड करके छोटा कर सकते थे। हाँ, 3 हर जगह पे है, बाद में कट जाएगा, अगर आप 3 से काटेंगे तो, 3 से काटेंगे तो बाद में कट जाएगा ये। 3 हर जगह कॉमन है, आप ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पे कि भाई 3 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से 3 काट दिया, 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 तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब इसके बाद से भी 3 काट सकते थे कि भाई यहाँ से 3 काटोगे 20 आ गया, यहाँ 45 आ जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 से काट दोगे आप, तो यहाँ पे भाई 168 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप काट सकते हो। तो ऐसे करके आपका आ जाएगा। एक और करते हैं फिर हम, अब भी बहुत हो गया ये सिंपल सिंपल सा, कुछ और हम मूव करते हैं। एक लास्ट करते हैं, पी और क्यू की रेशियो आपको दी हुई है 4:7 है, क्यू और आर की रेशियो आपको दी हुई है कि वो 9:8 है, और एस और आर की रेशियो आपको दी हुई है कि वो 11:2 है। बनाओ, हमें चाहिए क्यू आर एस पी की रेशियो।
देखिए P से Q कनेक्टेड है, Q से R कनेक्टेड है और R से S कनेक्टेड है। तो इस सीक्वेंस में हम इसको लिखेंगे। पहले आप बस ये देख लो कि डॉट से डॉट कनेक्ट होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो फिर किसी भी फॉर्मेट में आप चेंज करके लिख सकते हो। P और Q की रेशियो है 4:7, Q और R की रेशियो है 9:8 और SR की रेशियो है 11:2, तो RS की रेशियो क्या होगी 2:11। ठीक है जी। तो आपके पास जो बॉक्सेस हैं आपने देखा, ये एक बॉक्स है, यहाँ पे 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 भी और यहाँ पे भी। ठीक, कुछ ऐसे चल रहा है, कुछ ऐसे चल रहा है। तो आपने देखा ये सब तो ठीक है, इधर 7 है ना, इन दोनों बॉक्सेस के पड़ोस में 7 है तो यहाँ 7 लिख दिया। इसके पड़ोस में 8 है, यहाँ पे देखो इसके पड़ोस में 8 है तो यहाँ 8 लिख देंगे। इसके पड़ोस में देखोगे, इसके पड़ोस में 9 है, इसके पड़ोस में 9 है तो यहाँ 9 लिख देंगे। और इन दोनों बॉक्सेस के पड़ोस में 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है जी, डन है बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ 72 आ गई वैल्यू। वैसे तो हर जगह 2 प्रेजेंट है, पहले आप 2 काट सकते हो, ठीक है, 2 से कैंसिल कर सकते हो पहले। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 126 मिल जाएगी वैल्यू, यहाँ पे 112 मिल जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 56 का 11 गुना आ जाएगा, 616 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 2 से काट सकते हो, उसके बाद आपको और फाइन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। क्योंकि ये वैल्यू 4 से नहीं कटेगी, बाकी सारी वैल्यू 4 से कट रही है, तो इसलिए 2 से ही काटना पड़ेगा आपको इसको। चलो अब थोड़े से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, थोड़े बेसिक सवालों से, और फिर हम थोड़े अच्छे सवालों की तरफ भी मूव करेंगे। थोड़ा सा रुकिएगा, मैं फाइल ऐड कर रहा हूँ। करिए फटाफट से, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको बनाएंगे जल्दी से आप सभी। देखो जी, क्या है, रोशन के पास सबसे बेसिक सा सवाल है कि हमको जब रेशियो में ब्रेक करना होता है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पे आपके पास है, रोशन के पास कुल मिला के 4,750 रुपए हैं, 4,750 रुपए हैं रोशन के पास। रोशन अपने 2 दोस्तों में इसको बांटता है 11:8 की रेशियो में। तो हम पता क्या एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं ऐसे ऐसे करके एज्यूम कर लेते हैं कि भाई उसके पहला दोस्त है और उसका दूसरा दोस्त है, पहले वाले को 11 यूनिट्स मिलेंगे, दूसरे वाले को 8 यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो मतलब दोनों पैसे टोटल मिला के कितने पैसे बांटे, 11 + 8, हम कह सकते हैं उसने 19 यूनिट्स पैसा बांटा है, ऐसा कह सकते हैं। बट एक्चुअल में तो उसने 4750 रुपीज पैसे बांटे हैं, पर यहाँ लिखा हुआ है कि 19 यूनिट्स पैसे बांटे हैं। मतलब ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये जो 19 यूनिट्स पैसा इसने बांटा है, 19 यूनिट्स की वैल्यू 4750 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप 19 से कैंसिल करोगे इसको, 19 का 2 गुना 38, 19 का 5 गुना 95 और 0। ठीक है, ये आ गया। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 250। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 250 है बच्चों, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं। अब एक यूनिट की वैल्यू 250, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 250, यानी कि 2750 रुपीज। और यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 250, यानी कि 2000 रुपए। मतलब उसने अपने दोस्तों में 2750 रुपए और 2000 रुपए बांटे हैं। ये है सवाल, सिंपल सा। अब मान लो किसी के पास एक एक मान लो नंबर है यहाँ पे, किसी ने ना, और किसी की ना 2-3 बेटियां हैं, किसी की 3 बेटियां हैं, वो उनमें ना पॉकेट मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके फादर जो है पॉकेट मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 7:4:5 की रेशो में। ठीक है, ऐसा है। और कुल मिला के 6400 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 6400 रुपीज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इन तीनों में। तो बताओ यहाँ पे कि हर एक का इंडिविजुअल शेयर कितना होगा।
इनके फादर ने इनमें पॉकेट मनी डिस्ट्रीब्यूट की है इन तीनों बेटियों में, तो इंडिविजुअली किस किस को कितना कितना मिलेगा? बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो यार हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ऐसा बोल सकते हैं क्या यहाँ पे कि फर्स्ट वाली उनकी बेटी को 7 यूनिट मिलेंगे, सेकंड वाली को 4 यूनिट और थर्ड वाली को 5 यूनिट मिलेंगे। तो टोटल कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने? टोटल 7 + 4 + 5 अगर आप देखोगे तो 16 यूनिट्स पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब 16 यूनिट्स की वैल्यू यहाँ पे 6400 हो गई। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 400 रुपए हो गई। एक यूनिट की वैल्यू 400 रुपए, तो हम बता सकते हैं 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? एक यूनिट की वैल्यू 400 है तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 400 यानी कि 2800 हो जाएगी। बिल्कुल हम कह सकते हैं ये बात। एक यूनिट की वैल्यू अगर 400 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 400 यानी कि 1600 रुपए हो जाएगी। ये भी हम बात बहुत आराम से बोल सकते हैं। और एक यूनिट की वैल्यू 400 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 400 यानी कि 2000 रुपए हो जाएगी। ये भी हमारे द्वारा बोला जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों बेटियों में 2800, 1600 और 2000 रुपए बांटे गए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मान लो अगर ऐसे सवाल आए कि करमवीर ने पैसा दो बेटों में बांटा, अमित और सुमित 19 और 11 की रेशियो में, तो अमित को 3600 रुपए ज्यादा मिले हैं सुमित से, तो इंडिविजुअली शेयर्स कितना कितना है उनका, बताओ जरा। निकाल तो लिया ही होगा आप सबने। एक बात बताओ, अमित को मिला 19 यूनिट, सुमित को मिला 11 यूनिट। छोड़ो रुपीस की बात छोड़ो, पर मुझे एक बात बताओ, अमित को सुमित से कितना ज्यादा मिला है? अमित को सुमित से कितना ज्यादा मिला है? हमने 19 में से 11 घटा दिया, हमें दिखा कि इसको तो 8 यूनिट ज्यादा मिला यार। अमित को सुमित से 8 यूनिट ज्यादा मिला है, ओके। बट ये तो सवाल में कहा जा रहा है कि 3600 ज्यादा मिला है। तो 8 यूनिट की वैल्यू हो गई 3600, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 450 होगी। बिल्कुल होगी, एक यूनिट की वैल्यू 450। अगर एक यूनिट की वैल्यू 450 है तो क्या हम 11 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, 11 को 450 से मल्टीप्लाई करके, 450 से मल्टीप्लाई करेंगे 4950 हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 19 से तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8550 रुपए। तो यहाँ पे भी आपने इसको 450 से मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे आप 9000 में से 450 कम कर दो तब भी मिल जाएगा, और कैसे मर्जी कर सकते हो आप। तो हमें इंडिविजुअली पता लग गया कि अमित को कितना मिलेगा, सुमित को कितना मिलेगा, बहुत ही फ्लो के साथ, बहुत ही स्लोली, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं, बहुत ही सिंपल सिंपल सा लेवल। अभी थोड़ा हम लेवल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। बहुत ही शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अब कह रहे हैं कि एक स्कूल में ना टोटल 374 स्टूडेंट्स हैं और बॉयज और गर्ल्स की रेशियो 10:7 है। 22 गर्ल्स अगर और यहाँ पे एडमिशन ले लें तो बॉयज और गर्ल्स की नई रेशियो क्या हो जाएगी, बताओ जरा एक बार, जानना चाहेंगे हम। बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है। आप अगर देखें ध्यान से तो 374 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे टोटल, ओके। इसके दो मेथड्स देखेंगे हम। एक मेथड नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले। मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि भाई देखो यार, यहाँ पे ना टोटल आप देखोगे तो बॉयज और गर्ल्स की क्या रेशियो है। अगर आप देखते हो बॉयज और गर्ल्स की क्या रेशियो है तो आपको दिखाई देगा कि 10 तो बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। 10 यूनिट और 7 यूनिट, मतलब टोटल बच्चे कितना हो गए? टोटल बच्चे कितने हो गए? 17 यूनिट हो गए टोटल बच्चे, ओके नाइस। तो 17 यूनिट हो गए टोटल बच्चे। अगर 10 यूनिट बॉयज हैं, 7 यूनिट गर्ल्स हैं, तो टोटल बच्चे 17 यूनिट हो गए। बट ये तो कह रहा है टोटल बच्चे 374 है। मतलब ये 17 यूनिट और 374 का मतलब एक ही है। 17 यूनिट की वैल्यू 374 है। मतलब अगर 17 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कि वो 374 है बच्चों,
तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 17 का टेबल आता है ना, 17 का 2 गुना 34, 17 का 2 गुना 34, तो एक यूनिट की वैल्यू 22 हो जाएगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 22 है तो क्या हम 10 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल। एक यूनिट की वैल्यू 22 तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 22 यानी कि 220 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब बॉयज कितने हैं? 220 है। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 22 है तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 गुना 22 यानी कि 7 का 2 गुना 14, 14 का 11 गुना 154, 154 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, ये नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो बॉयज और गर्ल्स का पता लग गया कितने कितने हैं। अगर 220 बॉयज हैं और 154 गर्ल्स हैं तो ये क्या कह रहा है? 22 गर्ल्स ने और एडमिशन ले लिया। ठीक बात है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 22 गर्ल्स ने और एडमिशन ले लिया। अगर 22 गर्ल्स ने और एडमिशन ले लिया तो अब गर्ल्स कितनी हो गई? 176 हो गई। और यहाँ पे कितने हैं बॉयज? कितने हैं? 220 है। ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर हम ध्यान से नोटिस करें, इस सवाल को बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो आप देखो 11 से काटोगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, 11 से काटोगे यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर आप 4 से काटोगे तो 5 और 4 की फाइनल रेशियो आ जाएगी कि भैया फाइनल रेशियो जो है 5 और 4 की है। अब ये तो मेथड नंबर 1 है, ठीक है। इससे बढ़िया है मेथड नंबर 2, ऑब्वियसली फार बेटर है। क्या है वो मेथड? क्या कह रहा है? मेथड कहता है कि सर आपको पता है कि बॉयज 10 यूनिट है, बॉयज 10 यूनिट है, गर्ल्स 7 यूनिट है, तो जरा एक बात बताओ, टोटल बच्चे कितने हो गए? 17 यूनिट बच्चे हो गए। 17 यूनिट बच्चे हो गए, पर बच्चे तो टोटल 374 है। अगर ऐसा है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 22। एक यूनिट की वैल्यू हो गई 22, या फिर मैं कह सकता हूं 22 बच्चों, 22 स्टूडेंट्स का जो मतलब है वो वही है जो एक यूनिट का मतलब है। एक यूनिट और 22 बच्चे एक ही बात है, ये मैं कह सकता हूं। 22 बच्चे और एक यूनिट एक ही बात है, पहले बताओ मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? अगर एक यूनिट की वैल्यू 22 आ गई, मतलब एक यूनिट का मतलब 22, 22 का मतलब एक यूनिट, मतलब एक यूनिट का मतलब 22 स्टूडेंट्स है, 22 स्टूडेंट्स का मतलब एक यूनिट है। अच्छा, तो वो तो कह रहा है 22 गर्ल्स आ गई हैं, और 22 गर्ल्स अगर आ गई हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट गर्ल्स और आ गई हैं। तो एक यूनिट गर्ल्स अगर, क्योंकि 22 स्टूडेंट्स का मतलब तो एक यूनिट ही होता है ना, तो एक यूनिट गर्ल्स आ गई हैं मतलब गर्ल्स 8 यूनिट हो गई हैं, बॉयज 10 यूनिट हो गए हैं। तो इनकी रेशियो क्या आ जाएगी? 5:4, 5:4। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर 22 ना होता, उसकी जगह कुछ और होता, तो मैं पूछ रहा हूं उसकी जगह क्या? आप कहोगे सर 22 ना होता, उसकी जगह पे 11 होता, तो 22 का मतलब अगर एक यूनिट है तो 11 का मतलब हाफ यूनिट होता, तो हम यहाँ पे हाफ यूनिट जोड़ देते। जोड़ तो सकते ही हैं। कई बच्चे कहते सर मान लो 17 होता, तो 17 होता तो पहला मेथड मैंने मजाक 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 में थोड़ी कराया, पहला मेथड भी काम का है तभी कराया। तो 17 होता या 22 होता या 17 होता या 25 होता या 18 होता, जो 22 का मल्टीपल ना होता, तो यहाँ पे हम इसको इस मेथड से बनाते। तो दोनों मेथड काम किया ना, ये इसमें इतना नहीं लिखना होता। ये तो अभी आप नया नया सीख रहे हो तो मैं इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो ये भी शॉर्ट मेथड है, बहुत जल्दी से बन जाता है। ये भी शॉर्ट, कम से कम लिखो, ज्यादा से ज्यादा सोचो। ये सवाल है भाई, कह रहे कि सौरभ और सचिन दो लोग हैं, उनकी इनकम की रेशियो रखो, उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो रखो, हर एक की सेविंग देखो, हमें इनकम बता दो, बस जल्दी से बता दो। देखो जी, इस सवाल को ना कई तरीकों से बनाया जा सकता है। बच्चे कहते हैं सर क्रॉस मेथड लगा देंगे, बच्चे कहते हैं फलाना मेथड लगा देंगे, ठीक है वो मेथड भी सीखेंगे। बट एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट की बात। ठीक है, किसकी बात? कॉन्सेप्ट की बात। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है इसमें। ये कह रहे हैं कि सचिन और सौरभ दो लोग हैं, सचिन एंड सौरभ ये दो लोग हैं,
जिसमें से अगर आप देखो इनके इनकम्स की रेशियो अगर आप देखोगे ना, इनके इनकम की रेशियो है 3:7, और अगर आप इनके एक्सपेंडिचर को देखोगे तो एक्सपेंडिचर है 2:9। इनकम की रेशियो अपने पास है, अपने पास एक्सपेंडिचर की रेशियो भी है। इन्होंने एक चीज मेंशन कर दी, क्या मेंशन कर दिया कि इनकी जो सेविंग्स है ना वो सेम है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी जो कि दी हुई है 6500 सेम है। एक बात बताओ यार, समझदार तुम बच्चे हो, एक इंसान I1 कमाता है, एक इंसान I2 कमाता है, मैं रेशियो की बात नहीं कर रहा, एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। एक इंसान I1 कमाता है, एक इंसान I2 कमाता है, ये E1 खर्चा करता है, ये E2 खर्चा करता है, तो ये कितना सेव करता होगा? ये सेव करता होगा इनकम में से माइनस एक्सपेंडिचर, इतना सेव करता होगा। ये इंसान कितना सेव करता होगा? इतना सेव करता होगा। और अगर कोई कह दे ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि I1 माइनस I2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, मतलब कि ये इससे जितना ज्यादा कमाता है उतना ही ज्यादा खर्चा करता है, तभी तो ये सेम 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 इनकी सेविंग्स है। ठीक है, ये इससे जितना ज्यादा कमाता है ये उससे उतना ही ज्यादा खर्चा करता है, मतलब जो इनकी इनकम्स का डिफरेंस है वही इनके एक्सपेंडिचर्स का डिफरेंस होना जरूरी है अगर इनकी सेविंग्स बराबर है तो। एक बार एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। एक इंसान ना, मान लो एक इंसान 50,000 रुपए कमाता है और दूसरा इंसान 37,000 रुपए कमाता है, ये दोनों की सेविंग सेम है, ये भी 10,000 सेव करता है, ये भी 10,000 सेव करता है। ठीक है, ये सेविंग्स है इनकी। तो इनके एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर हम देख सकते हैं, यहाँ बंदा 40,000 खर्चा करता होगा और यहाँ बंदा 27,000 खर्चा करता होगा। तो बच्चों देखो, इनकी इनकम्स भी अलग अलग, इनकी सेविंग्स, इनके एक्सपेंडिचर भी अलग अलग, पर इनकी सेविंग सेम है। तो आप ये नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे कि ये इससे जितना ज्यादा कमाता है ये उससे उतना ही ज्यादा खर्चा करता है, मतलब जो इनकी इनकम्स का डिफरेंस होगा वही इनके एक्सपेंडिचर्स का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर आपको याद हो तो, आप दो रेशियोज को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब ऐसे नहीं कर सकते 3-2 7-3 सेविंग्स निकालने के लिए। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको उनके बीच में एक रिश्ता एस्टैब्लिश करना होता है, गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो रिश्ता एस्टैब्लिश कर सकते हैं हम इन दोनों के बीच में। क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में? इस रेशियो और इस रेशियो के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसका डिफरेंस कितना है? 4। 3 और 7 के बीच का डिफरेंस 4 है। 2 और 9 के बीच का डिफरेंस क्या है? 7। यही करेंगे हम, इन दोनों को सेम होना चाहिए। तो 4 और 7 को सेम करना है तो कैसे करूं? दोनों को 28 बना लेता हूं, इसको भी 28 बना लो, इसको भी 28 बना लो। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करो और इसको भी करो, इसको 4 से किया तो इसको भी करो और इसको भी करो। तो क्या वैल्यूज आ गई? 3 का 7 गुना 21, 2 का 4 गुना 8, 7 का 7 गुना 49 आ जाएगा और 4 का 9 गुना 36 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आ गई। अब अगर आप नोटिस करो, अब जरा डिफरेंस निकाल के देखो, 21 में से 8 कम करोगे 13 आएगा, 49 में से 13 कम करोगे तब भी 13 आएगा। सेम आ रहा है ना? पहले सेम नहीं आ रहा था, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के बाद सेम आ रहा है। तो यहां पे हमें पता है कि एक्सपेंडिचर, इनकी सेविंग्स हैं कितनी? दोनों की सेविंग्स बराबर है, बिल्कुल बराबर है कितनी? 6500। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये 13 यूनिट जो हमारे पास वैल्यू आई है ये 6500 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 500। एक यूनिट की वैल्यू 500 है तो हमने क्या बताना है? सचिन और एक्सपेंड, यहाँ पे हमने बताना है इनकम ऑफ सचिन, सचिन की इनकम, मतलब ये वैल्यू बतानी है 21 यूनिट की वैल्यू। तो 21 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 गुना 500 यानी कि 10,500। और हमने बताना है एक्सपेंडिचर ऑफ सौरभ, सौरभ का एक्सपेंडिचर मतलब 36 यूनिट्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 500 यानी कि 18,000। तो ये 10,500 और 18,000 ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे सामने। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। एक बच्चा कह रहा है सर कुछ मिटाना नहीं, तो यार ये देखो सब चमक रहा है, बहुत अच्छे से चमक रहा है सब। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत काम आने वाला कॉन्सेप्ट है सर। सेविंग्स अलग अलग होती तो वो आगे सीखेंगे, क्रॉस मेथड लगेगा उसमें। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं सेविंग्स अलग अलग होती तो क्रॉस मेथड लगेगा उसमें, आगे सीखेंगे वो। ठीक है, अब कुछ बच्चे का एक बात बच्चे का मतलब होता है ना, 100 में से एक बच्चे का कमेंट आ जाता है कई बार ऐसा, पर ध्यान चला जाता है। सब पे ध्यान रहता है मेरा हर एक बच्चे के कमेंट पर। उसको कुछ समझ नहीं आया सर, दो कारण होते हैं उसको कुछ समझ ना आने के। एक तो वो नोटिस में आने के लिए कमेंट कर रहा है, ध्यान जाए उस पर। दूसरी चीज, भाई लेट आया होगा तो, या तेरा फोकस नहीं होगा, और चेक तीनों में से कोई भी कारण हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ तो मैं रिपीट कर देता हूँ, और क्या करें। अब आपको पता है यार, एक बंदे का इनकम, मान लो 2 लोगों की इनकम है, ये 2 लोगों का एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग्स कैसे निकालोगे? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ऐसे करके। और कोई अगर आपको बोल दे कि सेविंग्स बराबर है
तो मतलब ये दोनों बराबर हैं, बीच में बराबर का साइन लगा दो। अब ये I2 को इधर भेज दिया, I1 को इधर भेज दिया, मतलब दोनों की इनकम्स का डिफरेंस दोनों के एक्सपेंडिचर्स के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, ये रूल है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल देके भी आपको ये रूल समझाया था। तो हमने क्या किया, हमें शुरू में दी हुई थी 3:7 और 2:9, दो लोगों की रेशियो दी हुई थी अपने को, इनकम की और एक्सपेंडिचर की, 3:7 और 2:9। हमने देखा इनके बीच का डिफरेंस है 4, इनके बीच का डिफरेंस है 7, डिफरेंस बराबर करना है। अभी हमने आपको बताया क्यों, तो 4 को और 7 को एलसीएम क्या होता है, 28 होता है, तो इसको भी 28 बना लो, इसको भी 28 बना लो, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 7 से करो, इसको भी 7 से करो, इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करो, और इसको भी 4 से करो। ठीक बात है। तो 3 का 7 गुना 21 हो गया, 7 का 7 गुना 49 हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 36। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, 21 में से 8 गया 13, 49 में से 36 गया 13, सेविंग सेम आई ना। तो 13 यूनिट की वैल्यू आपको 6500 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 आ गई। 21 यूनिट की वैल्यू 21 गुना 500 यानी कि 10,500 आ गई, और 36 यूनिट की वैल्यू 36 गुना 500 यानी कि 18,000 आ गई। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो फटाफट से। ठीक है, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड प्रॉपर चीज है ये, काम आने वाली चीज है ये। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है सर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, वो मैंने पहले ही सोच रखा है, सब कराऊंगा, तुम बस पढ़ते रहो। ये बताओ जल्दी से। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो एक बार सब बच्चे लिखना छोड़ेंगे और मेरी बात सुनेंगे, लिखना छोड़िए और मेरी बात सुनिए। आपको क्या कहा जा रहा है कि हमने 3,850 रुपए बांटे हैं PQR के अंदर, और उसके बाद आपको रिलेशन दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि P को 4/7 टाइम्स मिलेगा, किसका, जितना Q और R को इकट्ठे मिलता है उसका। मतलब P को जितना मिलेगा वो 4/7 टाइम्स है किसके, Q प्लस R के। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि P बाई Q प्लस R होगा 4/7। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोला जा सकता है। या इसकी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि ये P और Q प्लस R की रेशियो अपने पास है कि ये होगी 4:7। ठीक बात, सबसे सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हमें डायरेक्टली ना ये लिखना चाहिए था जो यहाँ लिखा हुआ है, ये या फिर ये। हमने अपनी प्रैक्टिस को इस लेवल पे लेके जाना है कि हम डायरेक्टली ये चीज लिखें। उसके बाद अगली चीज, सिमिलरली हमने देखा कि Q को क्या मिला, Q को मिला P प्लस R का 5/9। ठीक है जी, ये भी चलेगा। हमने R की वैल्यू बतानी है, शेयर का, R का शेयर कितना होगा ये बताना है। अब क्या करें, अब ये दो अलग अलग रेशियोज हैं। बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर P को मिला है 4 यूनिट, बच्चे कहते हैं सर P को मिला है 4 यूनिट, Q को कितना मिला है, फिर Q को बच्चे कहते हैं सर 5 यूनिट मिला है। अच्छा, फिर R को कितना मिला, बच्चे कहते हैं सर देखो ऐसा है, यहाँ पे Q की वैल्यू है ना, आप 7 में से Q प्लस R में से ना Q घटा दो, तो 7 में से 5 घटा दो, आपको 2 मिल गया। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो जरा इधर आना, P प्लस R है 9, P प्लस R है 9, 9 में से 4 घटाओ जरा, R की वैल्यू 5 आ रही है। तो तुम ये सब करने से पहले भूल गए कि मैंने तुमको क्या कहा था कि तुम दो रेशियोज को तब तक नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते जब तक उनके बीच में रिलेशनशिप ना एस्टैब्लिश कर दो। भूलना नहीं है यार, भूलना नहीं है, रिलेशन तो एस्टैब्लिश करना है। रिलेशन कहां से लेके आए, क्वेश्चन में तो दिया नहीं, कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, फिर भी होगा रिलेशनशिप। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं निकालूं यहां पे पहले केस में कि मुझे P प्लस Q प्लस R की वैल्यू चाहिए, तो क्या आएगी, 4 और Q प्लस R की वैल्यू 7, तो 4 प्लस 7 11 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी तुम बताओ, बिल्कुल आएगी, 11 यूनिट आएगी वैल्यू। और अगर मैं यहां पे निकालूं P प्लस Q प्लस R की वैल्यू, तो क्या आएगी,
पी प्लस आर इधर है, क्यू इधर है, दोनों को जोड़ देता हूं, 14 यूनिट वैल्यू आ जाएगी, आ गई। पी को जितना पैसा मिला है, क्यू को जितना पैसा मिला है, आर को जितना पैसा मिला है, कंबाइंड जो पैसा मिला है वो 3850 मिला है। अब जो यहाँ पे वही यहाँ पे होना चाहिए। अब अगर पी प्लस क्यू प्लस आर का सम 11 आ रहा है, इधर पी प्लस क्यू प्लस आर का सम 14 कैसे आ सकता है? ये तो सेम होना चाहिए ना यार, एक ही सवाल है, तो इनको सेम करो। दिस इज द रिलेशनशिप। 11 और 14 का एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा 154, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 14 से किया तो इसको भी ऑटोमेटिकली 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 14 से करना पड़ेगा, इसको 11 से किया तो इसको भी ऑटोमेटिकली 11 से करना पड़ेगा और इसको भी 11 से करना पड़ेगा। रिश्ता एस्टेब्लिश हो चुका। क्या बन गया? पी और क्यू प्लस आर, ये बन गया 56, ये बन गया 98। ठीक है, इधर क्या बन गई वैल्यू? क्यू क्या बन गई वैल्यू? 55, और पी प्लस आर क्या बन गई वैल्यू? 99। अब जरा निकालना क्या आ रहा है, अब जरा देखो पी की वैल्यू क्या आ रही है, जरा देखिएगा। पी की वैल्यू 56 है, क्यू की वैल्यू क्या आ रही है? क्यू की वैल्यू 55 है, आर की वैल्यू क्या आ रही है? देखो, अब चाहे तुम क्यू प्लस आर में से क्यू घटा के देखो, क्यू प्लस आर में से क्यू घटा के देखो जरा, 43 आ जाएगी वैल्यू। अगर तुम क्यू प्लस आर में से क्यू घटाते हो तो आर की वैल्यू 43 आ जाएगी। जरा यहां पे आओ, पी प्लस आर में से पी घटा के देखो, 99 में से 56 घटा के देखो, अभी भी 43 आएगी, तो सेम आएगी, यूनिक आएगी, क्योंकि तुम हम रिश्ता एस्टैब्लिश कर चुके हो। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमसे पूछ क्या रहा है? आर का शेयर पूछ रहा है। अच्छा, टोटल कितना है ये? अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, 156 था ना टोटल, चाहे ऐड करके देख लो इनको सबको, 156 आएगा। तो यहाँ पे नॉट 156, सॉरी 154 आएगा, तो 154 आ गया। ठीक है, तो 154 यूनिट्स की वैल्यू है अपने पास, कितनी है? 3850, 3850। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? आपने यहां पे रखा 308, इससे काटा आपने इसको, 308 आएगी वैल्यू, एंड देन 5 गुना, तो यहाँ पे 25 आ जाएगी वैल्यू एग्जैक्टली है, 25 आ जाएगी, 25 गुना कैंसिल हो जाएगा सीधा ये। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 25। हमने क्या निकालनी है? आर की वैल्यू, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 का 40 गुना होता है 1000, 25 का 3 गुना होता है 75, तो 1075 यहाँ पे आर का शेयर आ जाएगा, आर का शेयर आ जाएगा 1075। बनी कि नहीं बनी बात? सर वहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लग सकता था क्या? पिछले सवाल में लग सकता था, बट हमको एक कॉन्सेप्ट सीखना है कंपैरेटिवली, इसमें ज्यादा, इसमें कम टाइम लगेगा उससे, इसलिए मैंने ये बताया। सर लेंदी है भाई, तुम मेरे बताने पे जज मत किया करो यार। तुमको अगर ये सवाल लेंदी लग रहा है, तुम फिर तो घबरा जाओगे ना बैंक की तैयारी करते करते, तुम तो घबरा जाओगे बैंक की तैयारी करते करते, अगर ये सवाल लेंदी लग रहा है तो। तुम मेंस की अरिथमेटिक की क्लास में एक बार जाके देखना। मैं धीरे धीरे बताता हूं यार, तुम जज क्यों करते हो? ऐसे जज करोगे तो कैसे चलेगा? जजमेंटल नहीं होते होते। ठीक है, दो चीजें कभी नहीं, थोड़ा कंट्रोल करो दो चीजों को, एक तो जजमेंटल होना और एक जज्बाती होना। ठीक है, दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। ठीक है, तो जज्बातों में बहना नहीं है। और इधर देखो फटाफट से, हमने सम को सेम कर लिया क्योंकि वही रिलेशनशिप था। ठीक है, सम को सेम कर लिया, पी की वैल्यू पता लग गई, क्यू की वैल्यू पता लग गई, आर की वैल्यू भी पता लग गई। पी प्लस क्यू प्लस आर टोटल 154 था, तो एक यूनिट की वैल्यू 25 पता लग गई, और 43 यूनिट्स की वैल्यू 43 इंटू 25, मतलब ये यहाँ पे 1075 आ गई। अब मान लो ये सवाल आता, बहुत ही सिंपल सवाल है ये भी, जल्दी से बनाना।
देखो जी, सब लिखना छोड़ देंगे, मेरी बात सुनेंगे। कह रहे कि यहाँ पे ना 2430 रुपए को कुछ इस तरीके से बांटा गया है। किस तरीके से बांटा गया, देखो पहले ना कुल मिला के 2430 रुपए हैं। इन 2430 रुपयों को 3 लोगों में बांटा गया, ए बी सी, ठीक है, ये इनको मिलेंगे। यहाँ पे इधर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसका, कुछ ए को मिल रहे हैं, कुछ बी को मिल रहे हैं, कुछ सी को मिल रहे हैं। कहते ठीक है, जो भी मिलेगा अच्छी बात है। पर कह रहे कि ना तुम ऐसा करो, तुमको मैं सीधी रेशियो नहीं बताता, मैं कह रहा हूं कि अगर इनको जो जो मिला है उसमें से अगर तुम 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए कम कर दो तो ये रेशियो बन जाएगी 3:4:5। इनका ऐसा कहना है। ठीक है जी, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। तो एक बात बताओ, अगर 2430 में से अगर देखा जाए तो अगर ये इनको कंबाइन कर दूं मैं कि 5 रुपए इधर कम हो रहे हैं, 10 रुपए इधर कम हो रहे हैं, 15 रुपए इधर कम हो रहे हैं, तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि 30 रुपए कम हो गए। -5, -10, -15, तो 5, 10, 15, तो ये बोला जा सकता है कि 30 रुपए कम हो गए। तो यहाँ पे 30 रुपीज कम होते दिख सकते हैं आपको। 30 रुपीज कम हो गए तो मैं कहूंगा यहाँ पे 2400 रुपए। 2400 की रेशियो है ये 3:4:5। तो 2400 को 3:4:5 में ब्रेक कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट, टोटल कितना आ गया, 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200। दोबारा सुनो, ओरली करने की चीजें हैं, अब नहीं लिखना, शुरू में बहुत लिख दिया मैंने, अब सिर्फ इमेजिन करना है। 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट, टोटल 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 200। 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 200। 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 200। तो ये आपको मिल जाएगा 600, 800 और 1000। कितनी आ जाएगी वैल्यू, 600, 800 और 1000। ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है जी, तो 600 रुपए है, 800 रुपए है और 1000 रुपए है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर बताओ कितना था। तो बच्चों यहाँ पे 15 रुपए कम करने के बाद आपको 1000 मिला, मतलब शेयर 1015 था। अगर आप 1015 में से 15 कम कर देते हो तो 1000 आता है ना, तो ये शेयर ऑफ सी था 1015। आई थिंक हर बच्चे ने बना लिया था इस सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगी। फोकस रखो बच्चों, नेक्स्ट लेवल पे आपको फोकस को बहुत अच्छे लेवल पे रखना है। मैं बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ, जैसे हर ही बच्चे को समझ में आए, हर एक बच्चे को समझ में आए। जो बच्चा ब्रेक के लिए कह रहा है, जो बच्चे कह रहा है ब्रेक के लिए, रुक जाओ, ब्रेक वगैरह सब मिलेगा, पहले थोड़ा काम कर लिया जाए, थोड़ा से क्वेश्चन और हो जाए, फिर ब्रेक भी मिलेगा। इसको बनाओ जल्दी से। रुक जाइए, देखिए ध्यान से, इतना कोई सवाल है ही नहीं है, सिंपल सा सवाल है। कह रहे कि 29,960 रुपए हमने बांटे हैं 85 मेल्स एंड फीमेल्स में। कई बच्चे सोचते हैं कि 85 मेल्स हैं, 85 फीमेल्स हैं, क्या उसने ईच लिखा है या 85 मेल्स और 85 फीमेल्स लिखा है? नहीं, ईच भी नहीं लिखा ना, अलग अलग 85 लिखा है। तो मतलब मेल्स प्लस फीमेल टोटल 85 है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है जी, टोटल 85 है। फिर कह रहे रेशियो ऑफ द अमाउंट गिवन टू ऑल मेल्स एंड ऑल फीमेल्स इस रेशियो में। ठीक है, एक मेल एक फीमेल को इतना मिला, तो बताओ नंबर ऑफ मेल्स कितने होंगे। बहुत बढ़िया। टोटल अमाउंट अगर आप देखोगे तो टोटल अमाउंट टू मेल्स एंड टोटल अमाउंट टू फीमेल्स। जो टोटल अमाउंट मिला है ऑल मेल्स को, टोटल अमाउंट मिला है ऑल फीमेल्स को, उसकी रेशियो 15:8 है ना बच्चों, बिल्कुल है। और अमाउंट गिवन टू वन मेल एंड अमाउंट गिवन टू वन फीमेल, ये आपको दिया गया है कि ये 5:4 है। ठीक है जी,
अब इनका इस्तेमाल करके कुछ बता सकते हो क्या, इन दोनों चीजों का जो मैंने लिखा है? अब इमेजिन करो तुमने बैंक में नौकरी लगी है, तुम बैंक में बैठे हो, तुम्हारे ब्रांच के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं ना, तुम्हारी ब्रांच के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, उन सबकी सैलरीज का सम ना 5 लाख रुपए है। मंथली सैलरी अगर आप उन सबकी जोड़ोगे ना, 5 लाख रुपए सम आता है। और मैं आपको कहूँ हर एक पर्सन की सैलरी जो है ना, हर एक पर्सन की सैलरी 25,000 रुपए है। ठीक है, मान लो अभी ऑफिसर साहब आए नहीं है और बेस पे की बात कर रहा हूँ मैं क्लर्क्स की, तो हर एक की 25,000 रुपए आपकी सैलरी है। तो अगर आपने देखा यहाँ पे 25,000 सैलरी है, तो आपने देखा कि भाई सारों के सारे जितने भी लोगों को जो टोटल सैलरी दी जाती है वो 5 लाख है, एक बंदे की सैलरी 25,000 है। क्या तुम मुझे बता सकते हो लोग कितने हुए तुम्हारी सैलरी में, तुम्हारे सॉरी ब्रांच में कितने लोग हुए, बता सकते हो क्या? हाँ, अगर सबको 5 लाख सैलरी मिलती है, एक को 25,000 सैलरी मिलती है, तो पक्की बात है 20 लोग हैं, 20 लोग हैं ब्रांच में, ये देख के हम बता सकते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे, सारे मेल्स को कितना मिला 15, सारी फीमेल्स को कितना मिला 8, एक मेल को कितना मिला 5, तो डिवाइड कर दो। टोटल मेल्स को जो मिला उससे, एक मेल को जो मिला उससे डिवाइड कर दो। टोटल फीमेल को जो मिला उसको, एक फीमेल को जो मिला उससे डिवाइड कर दो। तो यहां पे आपने काटा, कैंसिल किया, तो ये 3 आ गई वैल्यू, यहां पे 2 आ गई वैल्यू, तो 3:2 आ गई रेशियो किसकी, मेल फीमेल की, 3:2 आ गई। टोटल मेल फीमेल कितने हैं 85, 85 टोटल मेल फीमेल है। 85 को 3:2 में ब्रेक करोगे कितना आएगी वैल्यू, 3 यूनिट मेल 3 यूनिट फीमेल, तो टोटल 3 यूनिट मेल 2 यूनिट फीमेल, तो टोटल 5 यूनिट लोग हो गए। 5 यूनिट की वैल्यू 85, तो 1 यूनिट की वैल्यू 17, 1 यूनिट की वैल्यू 17, तो 3 यूनिट की वैल्यू 17 का 3 गुना 51, और 2 यूनिट की वैल्यू 2 का 17 गुना यानी कि 34। तो इतने तो हो गए मेल और इतनी हो गई फीमेल। हमने मेल्स बताने थे तो 51 आंसर आएगा। कई बच्चे कहते हैं सर आपने तो 29,960 का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो मैंने कहा कहां जरूरत पड़ती है हर एक डेटा की, जरूरी थोड़ी होता है हर एक डेटा का इस्तेमाल करना ही करना। कई बार तो ट्रैप बना के छोड़ता है वो डेटा को, इसका इस्तेमाल करो और फंस जाओ। हमने तो उसके बिना ही निकाल लिया। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? हर एक बच्चे को जल्दी से बताएंगे, सारे के सारे बच्चे एक साथ पूरी एनर्जी के साथ। ध्यान से सुनिए, यहां पे आपको डेटा दिया हुआ है कि मतलब जितने भी मेल्स हैं जितने भी फीमेल्स हैं उनकी टोटल सैलरी की रेशियो, सारे मेल्स की टोटल सैलरी की रेशियो, सारे फीमेल्स की टोटल सैलरी की रेशियो 15:8, एक मेल और एक फीमेल की सैलरी की रेशियो। तो टोटल मेल्स को अगर मैं, टोटल मेल्स की जो सैलरी है उसको मैं एक मेल की सैलरी से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि टोटल मेल्स कितने हैं। डिवाइड कर दिया, 3 यूनिट मेल है। टोटल फीमेल्स की सैलरी को मैं एक फीमेल की सैलरी से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल फीमेल कितनी है, तो 3:2 की रेशियो मिल गई मेल फीमेल की। और यहाँ पे 85 है टोटल, तो 85 को 3:2 में ब्रेक कर दिया, 51:34 आ गई वैल्यू। एक और चीज मैंने गोल्डन रूल 2 बताया था जो, उसमें मैंने क्या बोला था कि आप डिवाइड तो कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो बिना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए, बट लॉजिकल होना चाहिए। तो लॉजिकल है, रिलेशन की जरूरत नहीं है, सीधा डिवाइड किया आंसर निकाला। एक सवाल और फिर मिलेगा ब्रेक। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट से बना दो। एग्जैक्टली सेम सवाल है, फटाफट से देखेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि 260 चॉकलेट्स हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं 60 बच्चों में। तो कह रहे हैं ऑल बॉयज को और ऑल गर्ल्स को जो चॉकलेट मिली है, ऑल बॉयज को जो चॉकलेट मिली है, ऑल गर्ल्स को जो चॉकलेट मिली है, उसकी रेशियो 8:5 है। एक बॉय को जो चॉकलेट मिली है, एक गर्ल को जो चॉकलेट मिली है, उसकी रेशियो ये है आपके सामने 4:5। तो अगर मुझे नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है तो मैं टोटल चॉकलेट जो बॉयज को मिली है और एक बॉय को जो चॉकलेट मिली है उनको डिवाइड कर दूंगा, तो कर दिया डिवाइड। ऐसे ही गर्ल्स के केस में भी डिवाइड कर दूंगा, कर दिया डिवाइड। तो यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी 2, यहाँ क्या वैल्यू आ गई 1। तो बच्चों 2:1 की रेशियो आ गई, 2:1 की रेशियो आ गई हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स की। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ बॉयज इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो एक ज्यादा है एक पे, तो 100 पे कितना, तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली 100% ज्यादा है।
100% ज्यादा है। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो पहली पूरी लाइन का इस्तेमाल नहीं किया, तो मैंने वही तो बोला, जरूरत ही क्या है, कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। तो एक छोटा सा ब्रेक है, पानी वानी पीजिए, फटाफट से वापस आइए, फिर हम रिज्यूम करते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। जिसने पानी पीने जाना है, वॉशरूम जाना है, जाके फटाफट से वापस आइए। सॉरी, अभी मैंने वैसे कुछ बोला नहीं था, एक ही लाइन बोली थी। रिज्यूम करते हैं। एंट्री टिकट साइंस म्यूजियम में 9 से 11 हो जाती है, तो ड्यू टू विच नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज्ड बाय 17 to 13. So what is the new daily collection if the daily collection before the price hike was 38250? ये आपको दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, एंट्री टिकट साइंस म्यूजियम में 9 से 11 हो जा रही है। देखो यार, ये जो रेवेन्यू होता है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, भाई लोग कितने आएंगे, मतलब टिकट्स कितनी बिकेंगी, और टिकट्स का, एंट्री टिकट्स का प्राइस क्या होगा। तो ये एंट्री टिकट जो इंक्रीज हो रही है वो एंट्री टिकट का प्राइस बोला जा रहा है एक तरीके से, कि भाई प्राइस जो है वो 9 से 11 हो जा रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से लोग जो हैं वो 17 से 13 हो रहे हैं, मतलब पहले 17 लोग आते थे, अब 13 लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, ये आपके सामने टिकट्स एंड उसकी सारी चीजों की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे वैल्यू जो है 153 थी पहले, ये वैल्यू 153 हुआ करती थी पहले, और अब ये वैल्यू 143 हो गई है, मतलब 10 का डिक्रीज आ गया, ठीक है, 10 का डिक्रीज आ गया। तो ये वैल्यू पहले होती थी 38250, अब हो गई है यहाँ पे, अगर आप देखो 153 यूनिट्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, 153 यूनिट्स की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 309 एंड आपको मिलेगा आगे 735, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 5 गुना मिल रहा है, 25 टाइम्स हो रही है क्या वैल्यू। तो यहाँ पे आपको मिल रही है कुछ इस तरीके से 250 टाइम्स। तो एक यूनिट की वैल्यू 250 होगी, तो यहाँ वैल्यू कितनी कम हो रही है, 2500 कम हो रही है, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू अगर 250 है तो यहाँ 10 यूनिट की वैल्यू 2500 हो जाएगी। तो इसमें से 2500 वैल्यू कम कर दो, 38250 में से अगर आप 2500 कम कर देंगे तो आपको यहाँ पे 37,
गलत उठाया क्या मैंने कहीं पे कुछ? नहीं नहीं ठीक तो है, 35,750 ठीक है। तो मुझे लगा यहाँ पे गलत है, मैं यहाँ चेक कर रहा था, 250 है, तो 35,750 आ जाएगी वैल्यू। तो ये आपका आंसर होगा। सबने बना लिया था? अब क्रॉस मेथड शुरू करें? रेडी हो सारे? मैं दोबारा बताता हूँ भाई, जिसको डाउट है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। बच्चे कह रहे हैं सर रेशियो अप्रोच बताओ, तो मैंने कौन सा बिना रेशियो वाला अप्रोच बताया है भाई? पैसे 9 रुपए की जगह पे अब लगेंगे 11 रुपए, तो 9:11 का यही मतलब होता है कि भाई पैसे 9 रुपए लगते थे पहले, अब 11 रुपए लगेंगे। और इधर इसकी वजह से लोग आते थे 17, अब 13 ही आ रहे हैं। तो भाई एक टिकट 9 रुपए की है और 17 लोग आ रहे हैं, तो टोटल पैसा कितना इकट्ठा हो गया? 153। 11 रुपए की टिकट आती है, 11 लोग आते हैं, 11 रुपए की टिकट आती है और 13 लोग आते हैं, तो टोटल पैसा इकट्ठा कितना हो गया? 143। तो नुकसान कितने का हो गया? 10 का नुकसान हो गया। तो अगर 153 की वैल्यू कितनी है? 153 की वैल्यू है 38250, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 250। तो या तो 250 से इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, या आपको पता है कि 10 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 250 यानी कि 2500 हो जाएगी वैल्यू। तो आप ऐसा कर सकते हो, आपके पास ये 38250 वैल्यू है, उसमें से 2500 कम कर दो, आपको 35,750 मिल जाएगी वैल्यू। सब्ट्रैक्ट कर दो या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में से जो मर्जी आपको सही लगे उसके लिए जाओ आप। ठीक है, तो ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे, क्रॉस मेथड सीखेंगे जल्दी से। देखो जी, ध्यान से समझना, बहुत आराम से। कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ क्लर्क्स हैं एक ऑफिस में। 25 क्लर्क छुट्टी पे चले गए, ठीक है, 25 क्लर्क छुट्टी पे चले गए। तो देखो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, ये कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ क्लर्क्स हैं। स्टार्टिंग की वैल्यूज का हमें पता है क्या? स्टार्टिंग वैल्यू नहीं पता यार, इसमें लिखी नहीं हुई कि स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी। कहते कुछ ऑफिसर्स थे, कुछ क्लर्क्स थे, देयर आर सम ऑफिसर्स एंड क्लर्क्स। फिर कहता है कि ना 25 क्लर्क्स को हमने छुट्टी पे भेज दिया, 25 क्लर्क छुट्टी पे चले गए, 25 क्लर्क छुट्टी पे चले गए। और उसके बाद कह रहा है नाउ एवरी क्लर्क हैज 3 ऑफिसर्स, हर एक क्लर्क के पास 3 ऑफिसर हैं। मतलब अगर एक क्लर्क है तो 3 ऑफिसर्स हैं, मतलब क्लर्क्स और ऑफिसर्स की रेशियो या ऑफिसर्स और क्लर्क्स की रेशियो आ रही है अपने पास। कह रहा है एवरी क्लर्क हैज 3 ऑफिसर्स, मतलब एक क्लर्क है तो 3 ऑफिसर्स हैं, 2 क्लर्क हैं तो 6 ऑफिसर्स हैं, 3 क्लर्क्स हैं तो 9 ऑफिसर्स हैं। तो हर एक क्लर्क के पास 3 ऑफिसर्स हैं, मतलब 3:1 की रेशियो है ऑफिसर और क्लर्क की। कह रहा है उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद कह रहे 39 ऑफिसर छुट्टी पे चले गए। ठीक है भाई, तो अच्छी छुट्टियों पे जा रहे हैं यार ये तो। फिर क्या हुआ? 39 ऑफिसर छुट्टी पे चले गए। तो उसके बाद रेशियो क्या हो गई? कह रहे अब 2 ऑफिसर्स के साथ 5 क्लर्क्स हैं, मतलब अगर 2 ऑफिसर हैं तो 5 क्लर्क्स हैं, वो ऐसा कह रहा है। चलो जी ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात अभी तक की आपको दिखाई दे रही होगी। सबको दिखाई दे रहा है परफेक्टली यहां तक जो बताया मैंने? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात क्लियर है सबको कि नहीं? जो लिखी हुई है सामने, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात जो लिखी है सामने परफेक्शन के साथ। अब एक बात बताओ, जरा इधर करना, जूम इन करना थोड़ा सा, ये क्या है? इसको देखो जरा, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान लेके जाओ, ये यहाँ क्या चल रहा है? अगर आप नोटिस करो, थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, थोड़ा जूम इन करके ना, थोड़ा जूम इन करके ना इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना और देखना भी। ये है कि 3:1 की रेशियो है, बाद में हो जाती है 2:5 की रेशियो, जब 39 ये वैल्यू कम हो जाती है। यही है भाई, ऑफिसर्स और क्लर्क्स की रेशियो है 3:1, ऑफिसर्स 39 कम हो गए और 2:5 की रेशियो आपको मिल गई। अब बच्चे कहते हैं सर ऑफिसर तो 3 थे, अब 2 हो गए, मतलब 1 कम हो गए। पर ऐसे कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप? कोई रिलेशन एस्टैब्लिश किया आपने? 3 में से 2 कैसे घटा रहे हो आप? रिलेशन तो एस्टैब्लिश करो, 2 रेशियोज हैं वो। रिलेशनशिप क्या होगा? रिलेशनशिप ये है कि यार यहां इस रेशियो से इस रेशियो में जाते हुए ऑफिसर्स कम हो रहे हैं, क्लर्क्स तो कम नहीं हो रहे, तो क्लर्क्स कम ही नहीं हो रहे हैं, तो क्लर्क्स को सेम करो ना, जितने क्लर्क यहां पे उतने क्लर्क यहां पे, क्लर्क सेम करने पड़ेंगे भाई, कर दो। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको ये 5 है, इसको भी 5 बनाना पड़ेगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा। ठीक बात है, गलत बात है ही नहीं। तो मैंने 15 और 5 कर दिया यहाँ पे, ठीक बात है। तो 5 क्लर्क 5 क्लर्क, रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, ठीक बात है।
तो अगर ऑफिसर्स पहले 15 थे, अब 2 हो गए, तो कितने कम हो गए? 13 कम हो गए। 13 यूनिट ऑफिसर्स कम हो गए, पर एक्चुअल में तो 39 कम हुए हैं। तो 13 यूनिट की वैल्यू 39 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 गुना 3 यानी कि 45। 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 गुना 3 यानी कि 15। ठीक बात है। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ऐसा है सर, कि यहां पे ऑफिसर्स हैं 45 और क्लर्क्स हैं 15। बट यार ऑफिसर्स यहां देखा तो कहीं गए नहीं, तो यहां पे भी 45 ही ऑफिसर्स होंगे। बट यहां 25 क्लर्क कम हो गए थे, 25 क्लर्क छुट्टी पे चले गए थे। तो 25 क्लर्क कम करने पर अगर 15 आ रहे हैं, तो पहले कितने थे? 15 प्लस 25 यानी कि 40। तो शुरू में 45 प्लस 40 थे, यानी कि यानी कि 85 थे टोटल। ठीक है जी, बताओ। कोई किसी प्रकार की बेचैनी फील हो रही हो सवाल को देख के, बता दो। बताओ बताओ बताओ। नो बेचैनी एट ऑल। मैं रिपीट कर दूंगा, परेशान मत होइए, बट रिपीट करने की नौबत अगर आ रही है ना, तो मतलब आपको खुद में थोड़ा सुधार करना है। देखो मुझे रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप रिपीट करा रहे हो तो आप अभी सही लेवल पे नहीं चल रहे हो। ठीक है, तो अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओ। ठीक है, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओ। चलो जी, एक बार क्विक रिपीटिशन, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हम आगे बढ़ जाएंगे सवालों की तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बच्चों देखो, कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ क्लर्क्स हैं। हमें नहीं पता कितने हैं शुरू में, शुरू की वैल्यू हमें पता ही नहीं है कितनी है। फिर कुछ क्लर्क छोड़ के चले गए। ठीक है, ध्यान से सुनना। कुछ क्लर्क छोड़ के चले गए। कितने क्लर्क छोड़ के चले गए? 25 क्लर्क छुट्टी पे चले गए। ठीक है जी, 25 क्लर्क छुट्टी पे चले गए। जैसे ही 25 क्लर्क छुट्टी पे गए, अब हर एक क्लर्क के पास 3 ऑफिसर्स हैं। मतलब अगर क्लर्क 1 है तो ऑफिसर 3 है, तो मतलब इनकी रेशियो 3:1 की है। उसके बाद 39 ऑफिसर्स लीव पे चले गए, तो उसके बाद हर 2 ऑफिसर के साथ 5 क्लर्क्स हैं। मैं कह रहा हूं जरा इस लाइन से नीचे की स्टेज की तरफ देखो। यहां पे अगर आप देखोगे, इधर से और इधर से क्या फर्क पड़ा है? 39 ऑफिसर छोड़ के गए हैं, यही फर्क पड़ा है ना। इस रेशियो में और इस रेशियो में क्या फर्क है? 39 ऑफिसर छोड़ के गए हैं, क्लर्क तो नहीं छोड़ के गए। तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए भाई। तो एक, अब बच्चे कहेंगे सर क्लर्क छोड़ के तो गए हैं क्लर्क, वो ऊपर छोड़ के गए हैं ना। वो ऊपर छोड़ने के बाद ये वैल्यू बनी है, उसके बाद यहां से यहां तो नहीं छोड़ के गए ना। तो इनको सेम बना लो पहले। तो इधर इधर और इधर क्लर्क्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इधर 5 है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा। रेशियो रेशियो के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कर दिया, फिर 15 और 5 आ गई वैल्यू। कितनी आ गई? 15 एंड 5। ठीक बात है, बहुत सही है यार, बहुत सही है। तो अगर कोई वैल्यू 15 है और 15 से 2 हो गई है, तो मतलब कितनी कम हो गई है? 13 यूनिट कम हो गई है। तो बच्चों 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 39 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 3, और 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 3। नीचे भी निकाल सकते हो ऐसे। 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 3, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 3। तो यहाँ पे 45 ऑफिसर्स हैं और यहाँ पे 15 क्लर्क्स हैं। क्या यहाँ पे कोई छोड़ के गया था क्या? नहीं, ऑफिसर तो कोई नहीं छोड़ के गया, तो यहाँ पे 45 होंगे। यहाँ पे 25 छोड़ के गए थे तो 15 बच गए थे। तो शुरू में कितने थे? मतलब 15 प्लस 25 यानी कि 40 थे। 40 में से 25 कम करते हैं तभी तो 15 आता है। तो शुरू में टोटल कितने थे? 85। तो 85 हमारा आंसर है इसका। ठीक बात है, बहुत सही। तो अभी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे यार, सारे के सारे बच्चे पूरे फोकस के साथ समझे, एक एक बात को ढंग से अप्लाई करें। अब हम क्रॉस मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस मेथड का क्या सिचुएशन होती है, कैसे कैसे लगाया जाता है। क्रॉस मेथड सीखने से पहले अभी बेसिक इंट्रोडक्शन की बात होगी, और उसके बाद फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। मेन कोर तो कल सीखा जाएगा क्रॉस मेथड का। 3 अलग अलग टाइप की तरफ मैं बात करूंगा। रेशियो सॉल्विंग टाइप्स हैं ये, रेशियो सॉल्विंग टाइप्स। इसके अंदर ना सबसे पहला टाइप जो आता है वो क्या आता है? सबसे पहला टाइप आता है जब आपको कोई रेशियो दी होती है A:B, दूसरी रेशियो दी होती है C:D, और दोनों के अंदर हम x का एडिशन कर देते हैं। पहला टाइप है ये, x का एडिशन कर देते हैं।
या फिर यही चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक रेशियो दी हुई है आपको A:B, एक रेशियो दी हुई है आपको C:D, और इसके अंदर हमने x का सब्ट्रैक्शन कर दिया। ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए आपको इसको लेकर, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कोई रेशियो आपको दी हुई है, उसमें इधर और इधर सेम चीज ऐड कर दी तो आपको दूसरी रेशियो मिल गई। कोई रेशियो दी हुई है आपको A:B, दोनों तरफ सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर दी, ये आपकी दूसरे वाला केस हो गया। ये आपका मतलब ये आपका टाइप 1 है। अब टाइप 2 की अगर मैं बात करूं, टाइप नंबर 2, वो क्या होता है मैं बताऊंगा अभी सही, अभी कैसे सॉल्व करते होते हैं, निश्चिंत रहो। टाइप 2 के अंदर ऐसा होता है कि आपको एक तरफ रेशियो दी गई है, मान लो कोई A:B, C:D, एक तरफ वो क्या करते हैं, कुछ एडिशन कर देते हैं और दूसरी तरफ उसी का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, उसी का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। टाइप 2 ये है। टाइप 3 क्या कहता है? टाइप 3 ऐसा कहता है कि भाई देखो, कई तरीके से मैं आपके सामने आ सकता हूं। बेसिकली मैं इसको आपको 4 तरीकों में दिखाता हूं, फिर आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा कैसे करते हैं। ध्यान से बस सुनना है आपने, ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए, पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए आपका। एक्स वाई आपको रेशियो दी हुई है, या फिर आप ऐसे करो, ए और बी ले लो रेशियो। एक तरफ ए दिया हुआ है, एक तरफ बी दिया हुआ है, दूसरी तरफ सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है, फिर सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एंड बी, सी एंड डी। तो यहां पे क्या चल रहा है, मान लो इधर ना एडिशन हो गई, इधर एक्स की एडिशन हो गया, इधर वाई का एडिशन हो गया। ये रेशियो दी हुई थी आपको, इधर एक्स का एडिशन हो गया, इधर वाई का एडिशन हो गया। या फिर इधर एक्स का सब्ट्रैक्शन हो गया और वाई का सब्ट्रैक्शन हो गया, ऐसा भी हो सकता था। या फिर ऐसा एक केस आ गया जिसमें एक्स का एडिशन हो रहा है और वाई का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या एक्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वाई का एडिशन हो रहा है, ये केस भी बनता है। आपको मैं तीनों केसेस समझाता हूं पहले कैसे, ठीक है, यहाँ रफली लिख के बताता हूं आपको, फिर उसको मैं इरेज करके साफ सुथरा बताऊंगा। जैसे कि आपको ये बोल सकते हैं कि एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उसमें रेशियो है 3:4, और दूसरी तरफ मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उसमें रेशियो है 2:3। या फिर ऐसे बोलो, एक मिल्क वाटर का मिक्सचर है आपके पास, उसकी रेशियो 3:4, और आपने क्या किया, इसमें 4 लीटर मिल्क डाल दिया और 4 लीटर वाटर डाल दिया, तो ये रेशियो हो गई 4:7। ऐसा बोल दिया आपको, मान लो। ठीक है, सॉल्व मत करने लग जाना, रैंडम है ये, सॉल्व नहीं होगा, वैसे ही नंबर मान लिया मैंने कंडीशन समझाने के लिए। तो देखो 3:4 की रेशियो थी, 4:7 की रेशियो थी, दोनों तरफ 4-4 लीटर डाल दिया। या इसी में वो कह सकता था कि मैंने दोनों तरफ ना 16-16 लीटर निकाल लिया, तो रेशियो हो गई 4:7। तो ऐसे केस में ये टाइप 1 है आपका। ठीक है, ऐसे केस में टाइप 1 है। दूसरे केस में सिमिलरली आपको बोल सकता है कि भाई मान लो मिल्क वाटर की रेशियो है A:B, या फिर आप ले लो यहां पे 13:14, और फिर हमने क्या किया, इसमें 18 लीटर मिल्क डाल दिया और 18 लीटर वाटर निकाल लिया। देखो एक्स ऐड कर दिया, दूसरी तरफ एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये रेशियो हो गई मान लो 7:9 की। तब क्या करेंगे, तब ये टाइप 2 लगाएंगे। टाइप 2 में क्या करते हैं वो बताऊंगा अभी आपको। तो इधर देखो, सेम का एडिशन, सेम का सब्ट्रैक्शन, एक तरफ एडिशन एक तरफ सब्ट्रैक्शन, पर सेम का, सेम सेम दोनों तरफ। बट यहां पे जब अनइक्वल एडिशन हो, अनइक्वल सब्ट्रैक्शन हो, एक तरफ एडिशन एक तरफ सब्ट्रैक्शन बट अनइक्वल वो हो, तो बच्चों यहां पे तो लगेगा क्रॉस मेथड। क्लियर बात, यहां पे तो लगेगा क्रॉस मेथड। ठीक है, इधर क्या लगेगा, इन दोनों जगहों पर, इन दोनों जगहों पर क्या लगेगा ये आपको मैं समझाता हूं एक सवाल के थ्रू। मान लो किसी ए और बी की रेशियो है 3:4। ये कह रहा है कि 8 साल के बाद, मतलब एक तरह से दोनों में 8-8 साल जोड़ दिया मैंने, ये दोनों की उम्र है ए और बी की। अगर 8-8 साल के बाद की बात हो रही है तो मैंने दोनों में 8-8 साल जोड़ दिया, 8-8 साल जोड़ दिए दोनों में हमने, और इससे जो रेशियो हो गई वो हो गई 13:15। ऐसे केस में क्या होता है, इन दोनों की उम्र की जो डिफरेंस होता है ना वो बराबर रहता है। अच्छा एक बात बताओ, आपके और आपके भाई की उम्र के बीच में गैप क्या है? कई बच्चे कहेंगे सर 4 साल है।
तो जब आप छोटे छोटे बच्चे होते थे तब कितना गैप था, तब भी 4 साल था। बूढ़े हो जाओगे तब कितना गैप होगा, 4 साल होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के लिए टाइम एक जैसा इंक्रीज हो रहा है, दोनों के लिए टाइम एक जैसा बढ़ रहा है। दोनों के लिए टाइम एक जैसा बढ़ेगा तो डिफरेंस थोड़ी ना बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मान लो 2 लोग हैं, एक की उम्र 40 साल है, एक की उम्र 45 साल है। अब इसकी उम्र में 8 जोड़ दो, इसकी उम्र में भी 8 जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 53। क्या दोनों के बीच का गैप बदला? यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, गैप नहीं बदला। या फिर मान लो कि एक मिक्सचर है जिसमें 40 लीटर्स तो मिल्क है और 25 लीटर्स वाटर है। अगर आप दोनों में 30 लीटर वाटर ऐड कर देते हो, सॉरी 30 लीटर मिल्क और 30 लीटर वाटर ऐड कर देते हो, तो ये क्या बन गया 70 लीटर और ये बन गया 55 लीटर। तो यहां डिफरेंस 15 का है, तो यहां पे भी डिफरेंस 15 का है, डिफरेंस नहीं बदलेगा। मान लो अगर एक एग्जांपल और दे दूं मैं आपको ऐसा ही, कि मान लो मिल्क वाटर में एक जगह तो 48 लीटर है मिल्क और एक जगह 27 लीटर है वाटर। आपने इधर से 7 लीटर निकाल लिया और इधर से भी 7 लीटर निकाल लिया, तो यहां क्या मिलेगा आपको? यहां क्या मिलेगा? इधर मिल जाएगा आपको 41 लीटर और इधर मिल जाएगा आपको 20 लीटर। तो बच्चों इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आप देख पा रहे हो 21 लीटर का है, तो इनके बीच में भी 21 लीटर का डिफरेंस है, क्योंकि सेम सब्ट्रैक्ट हुआ है, इधर सेम ऐड हुआ है, इधर सेम ऐड हुआ है, इसलिए तो इधर भी डिफरेंस सेम रहेगा। तो बच्चों यही तो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। इधर का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, इधर का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट, तो इसको सेम करना पड़ेगा। 1 और 2 को सेम करोगे मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों सेम होंगे। और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो भाई इसको भी करो और इसको भी करो, ठीक है। तो यहां पे मल्टीप्लाई किया, इधर 6 आ गई वैल्यू, इधर 8 आ गई वैल्यू, 6 आ गई वैल्यू, इधर 8 आ गई वैल्यू। तो आपको दिखाई दे रही है आफ्टर, इसके अंदर ना चेंज कर लो यार, ये मिस्टेक है इसके अंदर। ये क्या दिया हुआ फाइंड द परसेंटेज ऑफ, इसको ना तुम चेंज कर लो, 14 साल कर लो, 14 भी नहीं, तुम इसको ऐसे करो 28 साल कर लो। ये 2 अच्छा 2 नहीं टाइप हुआ इसके साथ में, ठीक है 28 साल कर लो इसको, 28 ईयर्स कर लो, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसके अंदर। तो ये तुमने डिफरेंस सेम कर लिया, इसका डिफरेंस सेम किया, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का हो गया, अब यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का हो गया। अब आपने नोटिस किया यहाँ पे एज कितने से इंक्रीज हो रही है, 6 से 13 जाते हुए एज जो है वो 6 यहाँ पे 7 से इंक्रीज हो रही है, 8 से 15 जाते हुए एज 7 से इंक्रीज हो रही है, बट एज तो 28 साल से इंक्रीज हो रही है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू है 28 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4 साल। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4 साल, तो हमसे क्या पूछा है ए की प्रेजेंट एज क्या है, ए की प्रेजेंट एज है 6, तो 6 की वैल्यू 6 का 4 गुना मतलब 24 साल हो गई वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से मान लो एक टाइप और मैं आपके सामने रखता हूं, जब एक तरफ तो सेम एडिशन हो और एक तरफ सेम सब्ट्रैक्शन हो, मान लो ये वाला केस है, यहां पे तो क्या है डिफरेंस शुड बी से, यहां पे जब सेम सेम ऐड होता है सेम सेम सब्ट्रैक्ट होता है, तो डिफरेंस शुड बी सेम, जो अभी हमने किया है। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है यहां पे ना इस केस में सम शुड बी सेम। ऐसा क्यों? चलो एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि मान लो किसी बोतल के अंदर 45 लीटर मिल्क है और 25 लीटर वाटर है, आप इसमें तो 10 लीटर मिल्क ऐड कर रहे हो और इधर से 10 लीटर मिल्क निकाल रहे हो, तो इधर क्या हो जाएगा 55 लीटर हो जाएगी वैल्यू मिल्क की, और इधर वैल्यू 15 लीटर हो जाएगी वाटर की। इधर क्या सम है, इधर सम है 70 लीटर्स, इधर क्या सम है 70 लीटर्स। तो क्या इनका सम बदला? नहीं बदला, सम चेंज नहीं हुआ। तो सम अगर चेंज नहीं हुआ है बच्चों, तो आपने वही चीज तो अप्लाई करनी है कि सम चेंज नहीं होना चाहिए, इसका सम नहीं बदलेगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या दिया गया आपको कि एक तरफ राहुल है एक तरफ सिमरन है, तो 11 और 13 की रेशो है। ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया, राहुल की एज को तो 9 साल पीछे ले गए हम, सिमरन की एज को 9 साल आगे ले गए हम, इसकी एज को 9 साल पीछे ले गए, इसकी एज को 9 साल आगे ले गए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है। तो ये रेशो हो गई 17-25। कितनी रेशो हो गई 17-25। हमने देखा सम नहीं बदलेगा इस केस में। 11 + 13 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 24, यहाँ पे 24 का सम आया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 42, यहाँ 42 का सम आया। तो सम नहीं बदलेगा, सम सेम कर लो। सम सेम कैसे करोगे, आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आप निकालोगे कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो इन दोनों की रेशो 4 से कैंसिल करोगे तो 6 और 7 की रेशो आ रही है, तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दो चाहे नीचे 6 से, ये सेम हो जाएगा। ये एलसीएम लेने वाला तरीका आगे आपको मैं सिखाऊंगा,
यहाँ पे 24 आई है वैल्यू और यहाँ पे आई है 42, तो इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों ही केसेस में आपको इधर भी 168 मिलेगा, इधर भी 168 मिलेगा। तो इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आपने 4 से, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से कर दिया, इसको भी 4 से कर दिया। तो नई वैल्यूज क्या आ गई? ये आ गई वैल्यू 77, ये वैल्यू आ गई 91। इधर वैल्यू कितनी आ गई? और यहाँ पे अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 68 और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पे देखो 77 से 68 जाते हुए 9 यूनिट वैल्यू कम हो गई, इधर 91 से 100 आते हुए 9 यूनिट वैल्यू बढ़ गई, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 साल। राहुल की प्रेजेंट एज क्या है? तो राहुल की प्रेजेंट एज है 77 ईयर्स। ये हमने निकाल लिया। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं जो मैंने बताई हैं अभी? क्या ये 2 टाइप समझ में आए परफेक्टली? रिवाइज करेंगे हम अच्छे से? क्लास रिवाइज जरूर करनी है। आज हमने ना बेसिकली ये वो सब काम तो किया ही किया जो अभी तक हम सीख रहे थे रेशियो का अप्रोच। हमने ये 3 टाइप सीखे हैं रेशियो सॉल्विंग टाइप्स। पहला टाइप ये है जब सेम सेम का एडिशन या सेम सेम का सब्ट्रैक्शन होता है, तब हमने डिफरेंस को सेम करना होता है। ये ना उनका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने वाली बात हो गई। हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, उसके लिए उनका डिफरेंस सेम करेंगे, ये उनका रिलेशनशिप है जब सेम सेम एडिशन या सेम सेम सब्ट्रैक्शन होगी। जब एक तरफ एडिशन और एक तरफ सब्ट्रैक्शन होगी बट होगी सेम नंबर की, मतलब 4 जोड़ दिया 4 घटा दिया, 500 जोड़ दिया 500 घटा दिया, तब उनका सम सेम करना है, हमारा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, अब अगली चीज है अनइक्वल एडिशन और अनइक्वल सब्ट्रैक्शन वाली। ठीक है, तो ये इसके लिए क्रॉस मेथड लगेगा जो हम क्लास में कल आते ही सीखेंगे। ठीक है, तो मजा आया कि नहीं आज की क्लास में, ये बताओ पहले तो। बहुत ज्यादा डिटेल में हम चीजों को लेके गए और बहुत अच्छे तरीके से समझा। तो आज आपने नया टॉपिक पढ़ा है, तो आपको मैं कहूंगा आप बस रिवीजन करो अच्छे से, और कुछ करने की जरूरत नहीं है होमवर्क वगैरह, बस रिवीजन करो अच्छे से। पुराना होमवर्क कर लो, नया कुछ नहीं है टारगेट आज। ठीक है, जिनको एलसीएम लेने को लेके डाउट है, एलसीएम के बारे में भी कल बात करूंगा मैं, तो अभी निश्चिंत रहो। वो एलसीएम लेने का तरीका है वो मैं कल सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगली क्लास होगी आपकी कल शाम को, इसी बैच की, सुबह भी होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।